कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होगे। और यूट्यूब पे वीडियो बना के जो ये पढ़ाने का क्रम आप लोगों के सहयोग से शुरू हुआ है, उसमें आज मैं अगला वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको भारतीय इतिहास 1940 से बताना शुरू करूँगा। जिसमें 1940 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पे थी, आंदोलन अपने चरम पे था, बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी अपनी अपनी आहुतियाँ देश की आज़ादी के इस संग्राम में दे रहे थे। उसी क्रम में 1940 1940 में कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग को बल दिया, और उस बल और समर्थन के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने अलग देश बनाने की मांग कर ली, और उन्होंने अलग पाकिस्तान देश बनाने की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में कर दी। ये बड़ा ही दुखद था, लेकिन जो भी परिस्थिति थी उससे अब तो भारत को सामना करना ही था। उसी श्रृंखला में 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लेलिथको ने एक अगस्त प्रस्ताव दिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये भी 1940 में ही आया, जिसमें भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी और भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही थीं, और द्वितीय विश्व युद्ध की जो परिस्थिति थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों ने भारतीयों के लिए राज्यों में सरकार चलाने के लिए कुछ अधिकार देने की घोषणा की थी, और उसमें कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी लागू करने की बात की गई थी। इसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब चीज़ें एक और ध्यान करने वाली बात है। एक पिक्चर कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी, जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह नाम की जो ये पिक्चर थी, ये उस महान क्रांतिकारी, उस महान शहीद के ऊपर बनी है, जिसने 13 अप्रैल 1919 की विभत्स और सबसे क्रूर घटना का बदला लिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला के मैदान में हजारों लोगों को, निहत्थे औरतें, बच्चे और पुरुषों को जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था। और हम उस समय गुलामी की परिस्थिति में थे। हमने न उसका प्रतिकार कर सकते थे, और न हम उसके खिलाफ कुछ कर सकते थे। ऐसी स्थिति में इस क्रांतिकारी ने इसका बीड़ा उठाया, और लंदन में 13 मार्च 1940 के दिन जनरल डायर को गोलियों से छलनी कर दिया था इस महान क्रांतिकारी ने। इसलिए हमें इसके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति दोनों रखते हुए इनको नमन करते हैं। और ये घटनाक्रम तेज़ी से आगे बढ़ता है। समय आता है 1941 का। 1941 द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पे था। उस समय जो मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली ये सब देश थे, और मित्र राष्ट्र में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, स्पेन, फ्रांस, ये सब देश जो है मित्र राष्ट्र थे। और युद्ध की परिस्थिति में अपने अपने गुट और अपने अपने खेमे को मजबूत करते हुए और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी गई थी। उसमें मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध की पूरी तरीके से घोषणा जापान ने कर दी, जिसके तहत उसने पर्ल हार्बर नाम के द्वीप पर भीषण बमबारी करके अमेरिकी अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जो प्रशांत महासागर में अमेरिका का एक हवाई द्वीप है। उस हवाई द्वीप से थोड़ी दूर पे ही ये पर्ल हार्बर नाम का द्वीप है, जो उस समय अमेरिका का सबसे मजबूत नौसैनिक अड्डा था। उस मजबूत नौसैनिक अड्डे को जापानियों ने बमबारी करके पूरी तरीके से तबाह कर दिया, और जिसमें 3,500 से 4,000 अमेरिकी नौसैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। ये घटना अब एक भयंकर विस्फोट का रूप ले चुकी थी, जो बाद में शायद परमाणु बम गिराने का कारण बनती है। लेकिन उस बीच में हम थोड़ा भारतीय राजनीति को देखेंगे। समय आ जाता है 1942 का। 1942 का समय आ जाता है 1942 का समय आ जाता है भारत में द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति के चलते, और राजनीतिक घटनाएं और क्रांतिकारी घटनाएं सब कुछ एकदम बहुत ही तेज हो गई थी। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत के जो तात्कालिक नेतृत्वकर्ता थे, गांधी जी के ही पीछे उस समय कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा था।
उन्होंने 8 अगस्त को 8 अगस्त को 1942 को बम्बई का एक ग्वालियर टैंक मैदान था, उसी ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसमें पूरी तरह से आज़ादी के अलावा और किसी भी मांग और किसी भी समझौते को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया और इससे अंग्रेज़ सरकार एकदम से घबरा गई और उसने जो भी भारत के उस समय के तात्कालिक क्रांतिकारी नेता थे, जो भी क्रांतिकारी लोग थे, जो भी राजनीतिक नेता थे, सबको गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया। और इस तरीके से वो सोचे कि हम ऐसा करके इस आंदोलन को कमज़ोर कर देंगे, लेकिन ये करने के बाद घटनाएं और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं और तेज़ी से राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय हो जाती हैं और समय आ जाता है 1943 का। इस बीच में 1943 का समय आ जाता है और 1943 का समय आते आते अंग्रेज सरकार पूरी तरीके से विश्व युद्ध के मोर्चे पे हारती जा रही थी। जापानी नेतृत्व और जापानी सेना तेजी से उनके क्षेत्रों पे कब्जा करती जा रही थी। आप इसी तरीके से जापान के सैनिकों और जापान की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार में लड़ रहे तात्कालिक 70,000 भारतीय सैनिकों ने जापानी सरकार के आगे सरेंडर कर दिया और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रयास के माध्यम से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके उन 70,000 आत्मसमर्पण किए हुए भारतीय सैनिकों के माध्यम से सेना का गठन किया और वो सैनिक फिर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े जापान के सहयोग से। तो ये सारी गतिविधि 1943 तक अपने चरम पे आ जाती है और वो लड़े और लड़ने के बाद अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप को जीते। अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप पे जापानियों ने आज़ाद हिंद फौज को कब्जा दे दिया और फिर आज़ाद हिंद फौज को म्यांमार के रास्ते मणिपुर के क्षेत्रों को जीतने के लिए मदद पहुंचाई और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों को आज़ाद हिंद फौज ने जीता भी। वो कलकत्ता जाने तक का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस समय कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वो उसके आगे नहीं बढ़ सके। खैर, अब हम भारत की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में आते हैं। समय आ जाता है 1942 में ही एक तो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था, दूसरे क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये उस समय भारत मंत्री थे। उस समय ये भारत में अंग्रेज़ों की सरकार को चलाने के लिए एक भारत मंत्री का पद होता था। ये उस समय भारत मंत्री थे और इन्हीं के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भारत में आज़ादी के बारे में भारतीयों से चर्चा करने और संविधान की रूपरेखा तय करने और हिंदू और मुस्लिम और भारत और पाकिस्तान देश की रूपरेखा करने की भी बात करने के लिए क्रिप्स मिशन आया, जिसमें भारतीयों की राय की कोई प्राथमिकता नहीं थी। बस वो अपनी राय रख रहे थे और भारतीयों से ये कहते थे कि आप इनको मान लो। इसी के चलते सभी भारतीयों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और इस तरीके क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन जब फेल हो जाता है तो 1942 के ही समय में आंदोलन को और गति दे दी जाती है और फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके साथ साथ और भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 1944 आते आते गांधी जी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो जाता है जेल में, जिसके चलते अंग्रेज उनको जेल से छोड़ देते हैं और 1944 में गांधी जेल से छूट जाते हैं। और उसके बाद समय आता है 1945 का। 1945 का समय एक शिमला समझौता होता है। 1945 में शिमला समझौता ये होता है, अंग्रेज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, आज के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अंग्रेज आते हैं और वहाँ पे भारत में उस समय जितने भी राजनीतिक दल थे सबको अपने पास बुलाते हैं और उनसे एक तय मसौदे पे भारत की राजनीति, आज़ादी, संविधान, इन सब की रूपरेखा पे बात करना चाहते हैं। लेकिन ये भी सफल नहीं होता और शिमला समझौता रद्द हो जाता है। तो इस तरीके से 1945 में जो शिमला समझौता होता है, जिसमें अंग्रेज़ों और भारत के सभी राजनीतिक दलों के बीच में ये समझौता होने वाला रहता है, लेकिन वो फेल हो जाता है।
लेकिन इसे नाम दिया गया था है 1945 सिमला समझौता। इसमें बस एक यही मसौदा हो वो तैयार करने में सफल होते हैं कि सारे राजनीतिक दलों को एक मंच पे बैठा लेते हैं और खुद एक तरफ बैठ जाते हैं। यही उनकी सफलता होती है, इसीलिए वो उसे समझौते का नाम दे देते हैं। फिर समय आता है 1946 का। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है, ये वही कैबिनेट मिशन होता है, ये वही कैबिनेट मिशन होता है जो जिसको ब्रिटेन की संसद में तैयार किया जाता है और इसमें तीन सदस्यों को भारत में भेजा जाता है। एक पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो तत्कालिक उस समय भारत मंत्री थे, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीन लोगों को क्रिप्स मिशन की कमान सौंप के भारत भेजा जाता है। और क्रिप्स मिशन 1946 में जब भारत आता है तो इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है कि ये भारत के तात्कालिक राजनीतिक नेतृत्व और भारत को आज़ादी देने की रूपरेखा, संविधान किस प्रकार बनेगा और कौन कौन संविधान बनाने में भाग लेगा, और भारतीयों की संविधान निर्माण के प्रति जो निपुणता थी उसको जानना, और और जो भारत और पाकिस्तान को एक ही देश के रूप में स्वीकृति देना, इस संबंध में भी कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि भारत और पाकिस्तान को दो अलग देश न करके एक ही देश के रूप में मान लेना, यही एक सबसे अच्छी चीज़ थी। बाकी इस कैबिनेट मिशन के मसौदे में कुछ भी अच्छा नहीं था। इनकी शर्तें बहुत ही उल जलूल जैसी थीं जो भारतीयों को पूरी तरीके से अस्वीकार थीं। इसी के चलते कैबिनेट मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है और उसके बाद भारतीयों ने ये जैसे सोच लिया था कि वो पूरी तरीके से आज़ाद ही हो चुके हैं। वो मरने और जीने पे उतारू थे। उनका हर कार्य बस देश को ही पूरी तरीके से समर्पित था। जैसे लग रहा था एकदम अब आज़ादी उनके एकदम नज़दीक आ चुकी है, और ये सही भी है। उसके 1 वर्ष बाद हम आज़ाद भी हो जाते हैं। लेकिन उस बीच में कुछ और घटनाक्रम घटते हैं, उनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जब कैबिनेट मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है तो 1946 में ही जो भारत में मुस्लिम लीग कार्य कर रही थी, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस उसने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया, अंग्रेज सरकार को अल्टीमेटम दिया कि आप मेरे अलग देश के सिद्धांत को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाऊंगा। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसमें भारत में भीषण दंगे हुए और लाखों लोग मार दिए गए। और इन दंगों एक तरफ अंग्रेज पूरी तरीके से इन दंगों को रोकने में असफल थे। जैसे लगता था वो ये मान चुके थे कि अब हमें इस देश की व्यवस्था को पूरी तरीके से नहीं संभालना है, लोगों को मरने पे छोड़ देना है। स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और हमारा राजनीतिक नेतृत्व उस समय इतना सबल नहीं था कि वो इस परिस्थिति को पूरी तरीके से संभाल सके। और इस घटना के बाद मुस्लिमों के बीच में मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े नेता के रूप में तो उभर गए, लेकिन अंतरिम सरकार बनाने की जब बात आई तो 1946 में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का गठन होता है जो अंग्रेजों के सहयोग से ही भारत में अंतरिम सरकार बनाई जाती है, जिसमें नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री पद बनाया जाता है, जिसको जिन्ना पूरी तरीके से खारिज करते हैं, या ये कहिए उस समय तात्कालिक कांग्रेस में जो नेता थे वो भी उनके इस पद को स्वीकार करने को खारिज ही करते हैं। लेकिन 1946 के इस घटना के बाद आज़ादी के रास्ते पे हम और करीब आ चुके रहते हैं। और उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ब्रिटिश संसद के सहयोग से माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जो उनके नाम से ही योजना प्रस्तुत थी, जिसमें माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान 2 देश की रूपरेखा तय की थी और भारत के विभाजन का प्रस्ताव भी रखा था। इस भारत विभाजन के प्रस्ताव में उन्होंने माउंटबेटन के माध्यम से भारत ने एक अंग्रेज अधिकारी को भारत के नक्शे में दो देश बनाने का कार्य सौंपा,
जिसके बाद एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत देश बना। लेकिन स्थिति अभी भी बहुत नाजुक थी, देश में भीषण दंगे हो रहे थे, हर तरफ मारकाट मची हुई थी, क्या हिंदू क्या मुस्लिम कोई सुरक्षित नहीं था। उस समय की परिस्थिति को हम सोच के भी दहल जाते हैं। तमाम पिक्चरें उस परिस्थिति को दिखाते हुए बनी हैं, आप लोग उसे देखिएगा और इस जानकारी को अवश्य लीजिएगा कि ये जो आज़ादी कही जाती है कि बिना खड़क बिना ढाल के, ये कुछ भी बिना खड़क बिना ढाल के नहीं है। बहुत खून बहा है, बहुतों ने बहुत त्याग किया है, आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली है। इसलिए अपने देश के प्रति सदा संवेदना, इज्जत और भक्ति रखिए, क्योंकि देश रहेगा तभी हम सब कुछ रहेंगे। ठीक, आगे हम बात करना शुरू करते हैं। माउंटबेटन योजना भी कार्य करना शुरू कर देती है, देश में बंटवारा हो जाता है और फिर समय आता है स्वतंत्रता का। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद के माध्यम से पारित कर दिया जाता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में एक देश बना दिया जाता है, जो पाकिस्तान बन जाता है, जो पाकिस्तान के नाम से एक देश बन जाता है, जिसकी स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 तय की जाती है। और फिर रात के 12 बजे 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता निश्चित की जाती है। और फिर उस समय और उस परिस्थिति को देखते हुए तात्कालिक राजनीतिक नेतृत्व संसद भवन में इकट्ठा होता है, जो दिल्ली में है, जहां से पहले अंग्रेज सरकार शासन पूरे देश में चलाती थी। और 26 जनवरी 1950 में भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इस प्रकार से देश पूरी तरीके से स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी चिंताओं को साथ लेते हुए आगे की बातों को हम आगे जारी रखेंगे। लेकिन आज हम यहीं विराम देते हैं। आप इसे गंभीरता से सुनिएगा और जो भी अपना राय और विचार होगा वो चाहे कमेंट के माध्यम से, और चाहे हम जब विद्यालय में आते हैं तो वहाँ पे मेरे सामने अपनी बात को रखिएगा। धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार।